हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी सेकंड ईयर के अंदर हमारी स्टैटिक्स बुक के अंदर मैंने आपको टॉपिक शुरू करवाया था वर्चुअल वर्क का। ठीक है, वर्चुअल वर्क के अंदर जो मैंने कंडीशन आपको करवाई थी, नेसेसरी कंडीशन जो यही है। ठीक है, इसके बाद हमारी सफिशिएंट कंडीशन रह गई थी, जिसको हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। इसी के आगे होगा आपने नेसेसरी कंडीशन को बहुत अच्छे से समझा होगा। मैंने आपको बहुत अच्छा डायग्राम इसके अंदर बनवाया था और डायग्राम के थ्रू मैंने आपको नेसेसरी कंडीशन समझाई थी इसकी। देखिए, ये बनवाया था मैंने ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नेसेसरी कंडीशन के अंदर क्या था कि एक बॉडी दी थी हमें निकाय। ठीक है, उसके अंदर काफी सारी बॉडीज पड़ी थी, A1 A2 A3 A4 एंड A5। उसमें से किसी एक पॉइंट को उठा लिया, जैसे A1 बॉडी को उठा लिया, उसके ऊपर वो हमने फोर्स लगाया। ठीक है, और इस फोर्स को मैंने नाम दिया था F1। ठीक है, और F2 F3 F4 F5 काफी सारे, यानी A1 पर F1 है तो काफी सारे फोर्सेस इस पे अप्लाई हो रहे थे। अब बात आ रही थी कि मैंने उसको कोऑर्डिनेट्स दिए थे और एंगल से किसी ना किसी एंगल से विस्थापन करा, कुछ दूरियों से उसका विस्थापन करा, और विस्थापन एकदम लघु करना होता है, इसलिए इनके साथ डेल लगाया था। डेल थीटा, डेल एन एंड डेल बी, क्योंकि लघु विस्थापन कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद मैंने इसका आपको डेरिवेशन करवाया था कि किस तरीके से नेसेसरी कंडीशन सफिशिएंट होती है। बहुत मतलब इजी वे है इसका। लास्ट वाली कंडीशन देनी होती है x1 डैश और y1 डैश। इसके क्या था, जो ए पॉइंट लास्ट में जहां पर आकर सारे विस्थापन के बाद जिस पॉइंट पे आकर रुकता है वो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो उसको मैंने सॉल्यूशन बहुत अच्छे से करवा दिया था। और सॉल्व क्या करना था इसके अंदर हमें, उसने बोला था कि अगर बॉडी क्या है, संतुलन के अंदर है, तो प्रूव करो कि उसके ऊपर लगने वाले जितने भी बल हैं उन सब बलों द्वारा किए गए कार्य, कल्पित कार्यों का जो योग है, ठीक है, वो क्या होता है, जीरो होता है। तो हमने क्या करा था, इसके कल्पित कार्यों का योग जो होता है वो जीरो प्रूव कर दिया था। ये देखो, बलों द्वारा संपादित कार्यों का बीजीय योग जीरो। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि कौन कौन से बल थे इसमें, ये सिग्मा, ये वाला जो बल था, इसका इनका योग हमने जीरो करा था। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल ए सिग्मा x1 प्लस डेल बी सिग्मा y1 प्लस डेल थीटा सिग्मा कैपिटल Y1 स्मॉल x1 माइनस कैपिटल x1 स्मॉल y1 इज इक्वल टू जीरो। ये हमने प्रूव कर दिया था कि जितने भी बल उस पर लग रहे हैं सारे के सारे, जैसे डेल ए, डेल बी और डेल थीटा, लघु विस्थापन के बाद जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका बीजीय योग क्या होता है, जीरो होता है। ये हो गया। अब देखो नेसेसरी कंडीशन, अब हम चलते हैं इसकी सफिशिएंट कंडीशन में। ठीक है, अब चलते हैं इसकी सफिशिएंट कंडीशन में, जो इसका पर्याप्त प्रतिबंध होता है। ये दोनों के दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेरिवेशन आती है तो दोनों की दोनों कंडीशन आपको करनी पड़ती है। सफिशिएंट कंडीशन मैंने आपको बताया कि नेसेसरी कंडीशन की जस्ट अपोजिट होती है। नेसेसरी कंडीशन में हमने उसने बोला था कि अगर बल जो है, अगर बॉडी जो है वह संतुलन में है, तो उनके ऊपर लगने वाले कल्पित कार्यों का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अब हम उल्टा लेके चलते हैं कि अभी यदि लिख देती हूँ मैं, यदि पिंड पर या बल निकाय पर, कुछ भी लिख सकते हो, लगने वाले बलों द्वारा संपादित कार्य या संपादित कल्पित कार्यों का बीजीय योग यदि शून्य हो तो बॉडी या निकाय, बॉडी लिख लो या निकाय लिख लो, तो निकाय संतुलन की अवस्था में होगा। यह सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक है, तो पहले हम लेके चले थे कि अगर निकाय संतुलन की अवस्था में है तो प्रूफ करना था कि उनके पर लगने वाले बलों द्वारा संपादित कल्पित कार्यों का योग शून्य होता है। अब हम लेके चल रहे हैं कि बलों द्वारा संपादित कल्पित कार्यों का योग अगर शून्य है तो जो बॉडी या निकाय है वो क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। तो हम वो लेके चलते हैं क्या, जो हमने पहले प्रूफ करेंगे। तो हम लिख देंगे कि डेल ए सिग्मा x1 प्लस डेल बी सिग्मा y1 प्लस डेल थीटा सिग्मा कैपिटल Y1 स्मॉल x1 माइनस कैपिटल x1 स्मॉल y1 इज इक्वल टू जीरो। ये हमें गिवन है। अब इसके अंदर कुछ चीज ध्यान रखनी है। वो बोल रहा है अगर तीन बल इस पे लग रहे हैं, तीन तरीके से अपने विस्थापन दिया था। वो बोल रहा है अगर तीनों में से अगर सिर्फ एक ही विस्थापन काम कर रहा हो, मतलब या तो सिर्फ डेल थीटा लग रहा हो, सिर्फ डेल थीटा से यानी किसी एंगल से घुमा रहे हो, या सिर्फ डेल ए यानी सिर्फ एक्स अक्ष के समांतर उसका विस्थापन कर रहे हो, या डेल बी मतलब या सिर्फ वाई अक्ष के समांतर उसका विस्थापन कर रहे हो, तो तीनों कंडीशन के अंदर हमें तीन केस अलग अलग मिल जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इसका केस
फर्स्ट लेते हैं हम, ठीक है। केस फर्स्ट के अंदर हम इसके अंदर लिखते हैं पिंड को केवल एक्स अक्ष के अनुदिश डेल्ले विस्थापन देने पर, अगर सिर्फ हमने डेल्ले विस्थापन ही दे रहे उसको, इसका मतलब डेल थीटा और डेल बी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डेल थीटा बराबर 0 और डेल बी भी कितना हो जाएगा, क्योंकि इसके समान ना तो हम किसी एंगल से घुमा रहे हैं ना वाई अक्ष के समांतर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है सिर्फ डेल्ले के अनुदिश विस्थापन कर रहे हैं तो बाकी दोनों चीजें 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा, डेल थीटा और वो 0 हो जाएगा, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, जब लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से हमारे पास अगर सिर्फ डेल्ले का काम कर रहे हैं तो डेल्ले सिग्मा x1 ये दोनों 0 हो जाएंगे, डेल बी और डेल थीटा बराबर 0। यहाँ से डेल्ले इज नॉट इक्वल टू 0 बट सिग्मा x1 तो 0 लिख सकते हैं, तो ये सिग्मा x1 इज इक्वल टू 0 ही होगी फर्स्ट कंडीशन। तो हमें करना क्या चाह रहे हैं, संतुलन में लाना चाह रहे हैं। संतुलन की कंडीशन क्या होती है, सिग्मा x1 यानी x अक्ष के अनुदिश जो विभाजित घटक होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है। y अक्ष के अनुदिश विभाजित घटकों का योग 0 होता है और उनके ऊपर लगने वाले बल आघूर्णों का योग भी क्या होता है 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग 0 प्रूफ कर देंगे। अब ये तो सिर्फ था कि अगर सिर्फ x अक्ष के अनुदिश विस्थापन दे रहे हैं। अब सेकंड केस इसका क्या ले लेंगे, सेकंड केस में हम लिख देंगे कि पिंड को केवल y अक्ष के अनुदिश डेल बी विस्थापन देने पर, अगर सिर्फ y अक्ष के अनुदिश विस्थापन दे रही है इसका मतलब क्या है कि डेल ए भी 0 होगा और डेल थीटा भी 0 होगा, ठीक है। तो फिर से बाय इक्वेशन फर्स्ट में डेल ए और डेल थीटा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या मिलेगा हमारे पास, डेल बी सिग्मा y1 सॉरी इसको लिखना है कैपिटल Y1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें पता है हम डेल बी को तो नॉट इक्वल टू 0 करेंगे बट सिग्मा y1 तो 0 हो सकता है, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि y अक्ष के अंदर विभाजित घटकों का योग भी 0 हो गया। थर्ड केस हम लेंगे कि अगर पिंड को केवल O के परिध लघु विस्थापन डेल थीटा देने पर, अगर सिर्फ डेल थीटा की विस्थापन दे रही है इसका मतलब डेल थीटा विस्थापन दे देंगे तो डेल ए भी 0 और डेल बी को भी क्या रखेंगे 0। हमारे पास सिर्फ लास्ट वाला क्वेश्चन बचेगा डेल थीटा सिग्मा कैपिटल Y1 स्मॉल x1 कैपिटल Y1 स्मॉल x1 माइनस स्मॉल y1 कैपिटल x1 ये इक्वल्स टू 0। हम डेल थीटा को 0 नहीं कर सकते, ठीक है, बट इसको तो 0 कर सकते हैं। इसका मतलब इसका तो जो भी बल आघूर्ण थे उनका बीजीय योग भी क्या हो गया 0 हो गया। तो तीनों केसेस से हमारे पास क्या होगा कि x अक्ष के विभाजित घटकों का योग भी 0 हो गया योग और y अक्ष के विभाजित घटकों का योग भी 0 हो गया, बल आघूर्णों का योग भी क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब ये कंडीशन किसकी होती है, साम्यावस्था की होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि उपयुक्त परिणामों के अंतर्गत निकाय साम्यावस्था में होगा, हमें ये प्रूव करना था। निकाय साम्यावस्था में हो, तो ये तो हमारा केस हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। नेसेसरी सफिशिएंट कई बार ये नेम से छोटा सा स्टेटमेंट लिख के दे दिया जाता है या फिर आपको इसका पूरा स्टेटमेंट लिख कर देगा, दोनों केसेस लिख कर देगा कि अगर बॉडी साम्यावस्था में है तो इनकी बीजीय
घुटनों का योग शून्य होता है, इसके लिए पर्याप्त और सफिशिएंट यानी आवश्यक और पर्याप्त कंडीशन को लिखिए। ठीक है, तो आपको वो लिखनी है। अगर बाई चांस नहीं दिया गया हो तो सिर्फ इतना ही थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख के देगा इसका। ठीक है, कि बीजीय गुणों का मतलब कल्पित कार्य सिद्धांत क्या होता है, ये कल्पित कार्य सिद्धांत का ही डेरिवेशन था। अगर नहीं लिख के देता तो फिर पूरा डेरिवेशन आपको लिख कर देगा कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन निकालनी। तो ये था हमारा कल्पित कार्य के ऊपर छोटा सा डेरिवेशन। अब इसी से रिलेटेड आपको ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहले नेसेसरी कंडीशन में प्रूव कर चुके हैं कि बॉडी पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस है उनके द्वारा किया गया कल्पित कार्य को जो बीजीय योग होता है वो हमेशा शून्य होता है, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज आएगा। अब नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन के प्रोसेस में चलते हैं। क्वेश्चन के लिए इसका वर्किंग मेथड देख लो सबसे पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर वर्किंग मेथड अच्छे से समझ लिया फिर इसके क्वेश्चन बहुत इजीली कर देंगे। मैं इसमें स्टेप बता रही हूँ कि कौन से स्टेप के बाद किस स्टेप में चलना है। पहला स्टेप क्या रहता है इसके वर्किंग मेथड के अंदर कि सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उसका पहले डायग्राम बनाओ। ऑब्वियस सी बात है, डायग्राम बनाने के बाद आप उसका फिक्स पॉइंट देखो कि क्या है। तो आप लिख देंगे फाइंड फिक्स पॉइंट, मतलब कोई भी बॉडी है जो बंधी हुई है या लटकी हुई है कुछ भी है तो वो किसी न किसी पॉइंट से ही बंधी हुई होगी ना। तो जिस पॉइंट से वो बॉडी फिक्स है तो वो पॉइंट हमें देखना है कि वो पॉइंट कहाँ पर है, सारा काम ही उसका है। तो बोलेंगे फाइंड फिक्स पॉइंट, तो हमें क्या करना है उसका पॉइंट फिक्स पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखना है कि क्या उस बॉडी के अंदर कोई भी स्ट्रिंग है, डोरी है। अगर है तो स्ट्रिंग के अंदर तनाव भी होगा, क्या होगा, तनाव भी होगा, स्ट्रेस। ठीक है, इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब डोरी में। अब देखो जैसे मेरे पास ये डोरी है ए से ए बी, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है इसके वो जो ए और बी के बीच में बंधी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें तनाव भी होगा। ठीक है, इधर भी होगा। अब वो बोले कि जो इस केस के अंदर कल्पित कार्य वाले चैप्टर के अंदर वो बोला कि डोरी अभी तनाव है। ठीक है, तो तनाव हमेशा क्या लेना है आपको, नेगेटिव लेना है। और ये डोरी की लंबाई क्या होती है, डेल एल लेनी है आपको। तो नेगेटिव ऑफ तनाव टी डॉट डेल एल मतलब डोरी की लंबाई। सॉरी, माइनस का टी डेल एल मतलब नेगेटिव क्यों ले रहे हैं कि डोरी कहीं भी आ जाए क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, डोरी से बंधी हुई है या कोई भी थोड़ा सा भी इसका यूज हो रखा है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें तनाव तो होगा क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट से बंधी होगी तो उसमें खिंचाव होगा मतलब उसको उसी को तनाव बोलते हैं। अब तनाव के लिए हमेशा आपको नेगेटिव ही लेना है, थोड़ा ध्यान रखना। नेगेटिव तनाव की जो भी हमने वैल्यू दे रखी है, ठीक है, नहीं दे रखी तो टी ही लिखेंगे वहां पर। और डेल एल मतलब डोरी की लंबाई। ठीक है, डेल एल का मतलब है यहाँ पर ये डोरी की लंबाई होती है जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, ये तो हो गया तनाव। अब आता है थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब होता है प्रणोद, और ये हमेशा क्या किसमें होता है, रोड में। रोड मतलब छड़ में। डोरी में तो तनाव होता है, छड़ के अंदर क्या होता है, थ्रस्ट होता है। थ्रस्ट को भी टी से शो करते हैं। ठीक है, और उसमें प्रणोद होता है, और प्रणोद हमेशा आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। सेम है, ठीक है, जैसे ए और बी, ए बी कोई छड़ है, इसकी लंबाई डेल एल है तो उसमें कोई थ्रस्ट टी होगा और वो टी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव का टी डेल एल, और डेल एल उस छड़ की लंबाई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं इसको। ये इसका हो गया प्रणोद। अब देखो इसका फोर्थ पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट से रिलेटेड है। वो बोल रहा है अगर कोई बॉडी ए बी आपके पास, ठीक है, ये ए बी कोई बॉडी है, और अगर कोई वेट जो है इस बॉडी के ऊपर लटक रहा है, इस तरीके ऊपर की ओर बंधा हुआ है इस तरीके से, और ठीक है कोई वेट है इस बॉडी के ऊपर की ओर लटक रहा है। ठीक है, तो इस बॉडी के लिए वेट के लिए हम क्या कर देंगे, ठीक है, अगर इसके लिए वेट जो है वो फिक्स्ड पॉइंट से या सॉरी बॉडी से ऊपर की ओर लटक रहा है तो उसके लिए जो फिर जो हमारा फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का W डॉट डेल एल। और डेल एल इसमें क्या होता है, इस बॉडी की जो भी लेंथ अपने को दे रखी होगी वो, या जितनी ऊंचाई पर ये लटक रहा है वो, डेल एल का मतलब है जितनी ऊंचाई पर ये लटक रहा है वो, यानी इस बॉडी से उस वेट की कितनी ऊंचाई है वो अपने को ले लेनी है डेल एल। और वेट अगर ऊपर की ओर हो, बॉडी के ऊपर की ओर हो तो नेगेटिव लेना है। ठीक है, लास्ट है अगर वेट क्या हो, इस बॉडी के नीचे की ओर हो इस तरीके से,
तब आपको क्या लेना है, फोर्स जो लेना है आपको पॉजिटिव का W डेल एल लेना है, ठीक है। और डेल एल आपको पता है डिस्टेंस, बॉडी से कितनी दूरी पर वो वेट लटक रहा है, वो डेल एल यानी लंबाई होगी। तो ये पांचों पॉइंट हो गए, ठीक है। पांचों में से कुछ भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। वेट तो ऑब्वियसली बात है, वेट सारे क्वेश्चन में होता ही होता है, ठीक है, मैक्सिमम। बस इन दोनों में से कोई एक चीज होती है कि या तो रोड होती है या स्ट्रिंग होती है। हो सकता है कोई क्वेश्चन में रोड, स्ट्रिंग और ये वेट दोनों ही तीनों चारों चीजें सारी दे रखी हो। 5 स्टेप होने के बाद आपको लास्ट स्टेप पे चलना है। छठा स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, जितने भी फोर्सेस निकाले ना आपने, तनाव बल है, ठीक है, भार बल है, जो भी है, इन सब का क्या कर देना है, सभी कल्पित कार्यों का बीजीय योग बराबर 0। आ गया ना यूज वही वाला नेसेसरी कंडीशन का, कि उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके द्वारा किए गए कल्पित कार्यों का जो बीजीय योग है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये 6 स्टेप बाय स्टेप आपको चलते रहना, देखना, पहचानना। उसके अंदर क्या कुछ हमें गिवन है, तो उसमें तनाव होगा, थ्रस्ट होगा, भार बल क्या होगा, कैसे नेगेटिव लेना है, कैसे पॉजिटिव लेना है। वैसे थोड़ा ध्यान रखना, अगर बॉडी से नीचे की ओर है तो पॉजिटिव लेना है, बॉडी के ऊपर की ओर वेट है तो नेगेटिव लेना है, ठीक है। अब ये यूज कैसे करते हैं, इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं कि समान लंबाई के 5 भारहीन दंड, क्वेश्चन है समान लंबाई की 5 भारहीन दंड, छड़ को ही दंड बोल रही है, थ्रस्ट जो है हमारी उसको दंड बोलते हैं, ठीक है। दंड परस्पर जोड़े गए हैं ताकि परस्पर जोड़े गए हैं ताकि एक विकर्ण BD सहित समचतुर्भुज ABCD बने, ताकि एक विकर्ण BD सहित समचतुर्भुज ABCD बने। यानी हमें रोड इस तरीके से सेट करनी है, ठीक है। फिर वो बोल रही है यदि C पर एक भार W बांध दिया जाए, यदि C पर, बिंदु C पर एक भार W बांध दिया जाए और निकाय को A से लटकाया जाए, और निकाय को बिंदु A से लटकाया जाए, मतलब पूरा निकाय किस बिंदु से बंधा है, A से, बिंदु A से लटकाया जाए, तो सिद्ध कीजिए कि BD में प्रणोद इतना होगा। सिद्ध करना है इसके अंदर कि BD में जो प्रणोद है, थ्रस्ट है, वो W में √3 होगा, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करने के लिए कैसे बोला था कि सबसे पहले इसका क्या बनाओ, आप डायग्राम बनाओ। उसने बोला है कि 5 छड़े हैं और पांचों का कोई भार नहीं है, भारहीन छड़े हैं, और जिसमें से एक तो छड़ है वो एक विकर्ण बना रही है, किसका, समचतुर्भुज का। यानी आपको 4 छड़े तो समचतुर्भुज के रूप में जोड़नी है और एक छड़ उसके विकर्ण में डालनी है, और सारी की सारी जो पूरी बॉडी है, जो पूरा समचतुर्भुज है, वो एक बिंदु A से लटका हुआ है फिक्स पॉइंट से। तो सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज को लटकाते हैं इस तरीके से। ये समचतुर्भुज है, नेम दे दिया A B C और D, ठीक है। उसने बोला पूरी की पूरी बॉडी को बिंदु A से बांध दो, यहाँ पर लटका दिए इस बॉडी को, इस तरीके से लटक रही है, ठीक है। मान लो इस तरीके से लटक रही है, इस पॉइंट से बंधी हुई है और ऐसे बॉडी लटक रही है। 4 छड़े होगी, AB BC CD और AD, 4 छड़े ही होगी, बट 5 है और पांचवी कौन सी है, एक विकर्ण बना रही है BD, तो एक छड़ी होगी हमारी BD, ठीक है। 5 छड़े होंगी। अब वो बोल रहे हैं कि अगर यदि बिंदु C पर एक बार W बांध दिया जाए, बिंदु C कौन है हमारा, ये है। वो बोल रहे हैं इस पर एक भार क्या बांध दिया, W बांध दिया, ठीक है। तो वो बोला
W बांध दिया जाए और निकाय को A से लटका दिया जाए तो सिद्ध कीजिए कि BD में प्रणोद कितना होगा, W में √3 होगा। ऊपर है BD के अंदर कुछ ना कुछ प्रणोद भी होगा, वो हमेशा इस तरीके से जिस पॉइंट से बंधी हुई है उस दिशा में ही तनाव होता है, उसी दिशा के अंदर ही प्रणोद होता है। तो हमने क्या करा, बिंदु A को C से ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, हमने ज्वाइन करवा दिया। ज्वाइन क्यों करवा रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। हमें चीजें क्या गिवन थी, ये सारी चीजें जो हमें गिवन थी मैंने डायग्राम के अंदर बना दी। अब हम क्या मानते हैं कि समचतुर्भुज है तो भुजा की लंबाई मान ले, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इसके अंदर कि इसकी जो भुजा प्रत्येक दंड की लंबाई कितनी है, स्मॉल a है। तो हमें लिख देते हैं माना प्रत्येक दंड की लंबाई कितनी है, स्मॉल a है। मतलब ये भी स्मॉल a, ये भी स्मॉल a, ठीक है, ये और स्मॉल a ऐसा, ठीक है। अब हमने मान लिया कि BD और AB इन दोनों, ये दोनों छड़े हैं कितना एंगल बना रही हैं, थीटा, ये भी मान लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिख देते हैं कि AB और AD क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाती हैं, थीटा। माना AB और BD क्षैतिज के साथ थीटा एंगल बनाती है। अब हमें इसके अंदर कल्पित कार्य निकालना है, ठीक है। अब कल्पित कार्य के लिए हम क्या करते हैं कि कल्पित कार्य कब होगा, जब उसको कल्पित विस्थापन दिया जाए। बिना विस्थापन के तो वो छड़े काम ही नहीं करेंगे, बॉडी ऐसी कैसी लटकी रहेगी, तो उसको विस्थापन भी तो देना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, इस बॉडी को या निकाय को लघु विस्थापन देने पर, जब इसको विस्थापन देंगे तो फिर थीटा एंगल में कितना विस्थापन हो जाएगा, थोड़ा सा डेल थीटा हिल जाएगा। तो अपन लिख देंगे विस्थापन देने पर थीटा कोण थीटा प्लस डेल थीटा से विस्थापित हो जाता है, थोड़ा सा एंगल हिल जाएगा उसका। इसका मतलब विस्थापन हो रहा है। अगर विस्थापन होगा तो इसका मतलब बलों द्वारा कुछ ना कुछ काम भी किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि विस्थापन देना जरूरी है। अगर विस्थापन नहीं दे रहे ना तो फिर उसमें कल्पित कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो हमें उसका लघु विस्थापन देना बहुत जरूरी है। तो निकाय को जब लघु विस्थापन दे तो जो थीटा एंगल है वो थोड़ा सा घूमेगा, हिलेगा। इसका थोड़ा सा घूमेगा तो कितना एंगल घूमा है, हमने मान लिया डेल थीटा, जो कि बहुत कम होता है, एकदम लघु, ठीक है। तो थीटा प्लस डेल थीटा से हमने क्या कर दिया, उसको विस्थापन दे दिया, ये एंगल मान लिया। अब हम करते हैं, अगर विस्थापन दिया है तो मैंने बोला कि पहले क्या करेंगे, इसमें काम करेंगे तो कल्पित कार्य ही होगा वो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे तो कल्पित कार्य सिद्धांत से, तो कल्पित कार्य सिद्धांत क्या कहता है कि जितने भी बलों द्वारा काम किया जा रहा है उन सारे के सारे बलों का बीजीय योग शून्य होता है। तो अब हमें ये देखना है कि इस बॉडी पर बल कौन कौन से लग रहे हैं, दो ही लग रहे हैं। एक तो BD के अंदर प्रणोद, ठीक है, दूसरा जो C पर भार बल लटक रहा है W, तो दोनों ही फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो उन दोनों बलों, अगर हम इसको बॉडी को विस्थापन देंगे ना तो एंगल थोड़ा सा घूमेगा। अगर एंगल का विस्थापन हो रहा है तो ये जो दोनों बल लग रहे हैं T और W, ये दोनों कोई ना कोई काम करेंगे, और जो भी काम करेंगे वो हम क्या बोल देते हैं, वो उसका कल्पित कार्य होता है। तो हम इन दोनों के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं T। अब T क्या है, BD छड़ के अंदर है, तुम्हें पता है छड़ के अंदर प्रणोद होता है और प्रणोद हमेशा पॉजिटिव होता है, मैं भी लिखवा के गई हूँ। तो छड़ के लिए प्रणोद क्या लेंगे हम, पॉजिटिव T, और मल्टीप्लाई में डेल L होता है। तो डेल L मतलब लंबाई जिसके अंदर वो लग रहा है, छड़ की लंबाई। तो छड़ की लंबाई हमने कितनी मानी हुई है, BD, तो हम लिख देंगे डेल BD, ठीक है। फॉर्मूला ये था T डॉट डेल LL, ठीक है। डेल L का मतलब लंबाई, जिस लंबाई के अंदर वो प्रणोद है, तो उसका मतलब BD प्लस कल्पित कार्य में बीजीय योग करना है इसलिए। दूसरा बल क्या है हमारे पास, भार बल W है, तो W, अब हमें ये पॉजिटिव लेना है नेगेटिव। मैंने बोला कि अगर बल जो है फिक्स पॉइंट से नीचे की ओर लग रहा है तब तो पॉजिटिव लेना है, अगर फिक्स पॉइंट से ऊपर की ओर भार लटक रहा है तो नेगेटिव लेना है। अभी फिक्स पॉइंट हमारा A था, तो A से नीचे की ओर लटक रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव लेंगे। W डॉट डेल L का मतलब जिस रेखा के अंदर, जिस लाइन के अंदर भार लटक रहा है, तो कहाँ लटक रहा है, AC लाइन, इसलिए मैंने AC को ज्वाइन करा है, ठीक है। अब सीधा W था तो C पॉइंट मतलब लेंथ नहीं ले सकते थे, तो हम पूरी लाइन लेंगे, फिक्स पॉइंट से दूरी होती है, फिक्स पॉइंट से दूरी, तो A से C, तो डेल AC लेंगे और उनका बीजीय योग शून्य। अब हमें सारे की सारी वैल्यू निकालनी है BD और AC। इसको तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम निकालना चाह रहे हैं BD, तो इस सेंटर को नाम दे दो, ये वाला पॉइंट क्या है, O है। अगर मैं OAB ट्राइंगल में OB निकालूं तो BD निकल जाएगी, ठीक है।
अब आपको होगा कि मैंने यहाँ पे तो स्मॉल ए डिस्टेंस है इसकी आपने मानी हुई है, बट हम स्मॉल ए के हिसाब से इसकी डिस्टेंस नहीं ले सकते क्योंकि हमने वो लेट करी हुई है, हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेट करने के हिसाब से तो आंसर नहीं आएगा इसका। तो अब देखो यहाँ पर हम इस ट्राइंगल के अंदर चलते हैं, ट्राइंगल ओ ए बी में, तो हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ओ ए, ये बहुत ऊपर वाला है, ठीक है। ट्रायंगल ओ ए बी में चलते हैं। अब हमें क्या चाहिए, ओ बी चाहिए, तो रिलेशन किसका ले हम, थीटा के सामने ये भुजा हमारी लंब होती है, ये आधार है, ठीक है। तो हम रिलेशन किसका ले, आधार और कर्ण का ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा एंगल आ जाएगा, यानी कोस का लेंगे आधार और कर्ण के अंदर, तो कोस थीटा बराबर आधार है ओ बी और कर्ण है ए बी, ठीक है, और थीटा का थीटा ही है, तो कोस थीटा बराबर ओ बी कितना है, ओ बी फाइंड करना है, और ए बी की कितनी डिस्टेंस लिया हमने, स्मॉल ए मानी है, तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो ओ बी की कितनी आ जाएगी, ए कॉस थीटा। अगर ओ बी की ए कॉस थीटा है, अगर ओ बी की ए कॉस थीटा है तो टोटल बी डी की कितनी हो जाएगी, 2 ओ बी, तो बी डी कितनी हो जाएगी, 2 ओ बी, इसका मतलब 2 ए कॉस थीटा, क्लियर, ठीक है। अब हमारे पास बी डी निकल गई, अब हमें क्या निकालनी है, ए सी निकालनी है, तो ए सी देखो कैसे निकल सकती है, इसमें ए सी टोटल निकालनी है, अगर ओ ए निकाल ले तो उसका डबल कर देंगे तो ए सी बन जाएगी, तो ओ ए निकालने के लिए फिर से इसी ट्रायंगल में चलते हैं, फिर से इन ट्रायंगल ओ ए बी हमें निकालनी है ओ ए, तो रिलेशन किसका ले हम, साइन का, ठीक है, क्योंकि लंब निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन में ए बी, तो साइन थीटा यानी ओ ए कितना हो जाएगा, ए बी की वैल्यू ए है तो ए साइन थीटा, और ओ ए अगर इतना है तो ए सी कितना हो जाएगा, 2 ओ ए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ए साइन थीटा, ए सी की वैल्यू आ गई, बी डी की वैल्यू आ गई, इन दोनों वैल्यू को उठा के पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तब लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करते तो यहाँ आएगा टी डेल बी डी का मतलब 2 ए कॉस थीटा, ठीक है, प्लस डब्ल्यू डॉट डेल ए सी मतलब 2 ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर जो डेल है ना, इस डेल का मतलब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है, तो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि हम थीटा को विस्थापन कर रहे हैं तो इसका थीटा में चेंज हो रहा है, जिसमें परिवर्तन होता है हम उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं, तो थीटा में परिवर्तन होता है थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो टी बड़ा रहेगा यहाँ पर 2 ए cos थीटा का करने के लिए हम 2 ए पहले बाहर कॉमन ही ले लेते हैं ताकि और इजी बैठ जाए, ठीक है, तो 2 ए बाहर ले लिया और डेल अंदर रख दिया cos थीटा, प्लस इधर भी w डॉट 2 ए बाहर ले लेते हैं, डेल sin थीटा इज इक्वल्स टू 0, पूरी इक्वेशन में से 2 ए कॉमन आ रहा है, यहाँ पर t डॉट cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का sin थीटा, प्लस इधर से w और उसका sin थीटा का cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से 2 है तो उधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा माइनस का t sin थीटा प्लस w cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और हमसे उसने पूछा क्या है, ठीक है, कि छड़ में जो प्रणोद है वो w पर में √3 के तुल्य होता है, ठीक है, तो हमें प्रणोद निकालना है तो उसका मतलब t निकालना है, तो t को उधर ले जाओ, तो w cos थीटा इज इक्वल्स टू t sin थीटा, t की वैल्यू निकालनी है तो sin थीटा इसके अपॉन में आएगा, तो वैल्यू किसी आएगी w cot थीटा में आएगी, तो अभी ये t की वैल्यू आई है पर उसने प्रूव करने को क्या बोला है कि w अपॉन में √3 आना चाहिए, तो वो कैसे आ सकता है, हमें पता है कि जो ट्रायंगल बन रहा है देखो ये वाला एक समचतुर्भुज था, ये भी a और ये भी a, यानी तीनों लेंथ क्या है, सेम है, तो ये a और ये भी है, तो ABD ट्रायंगल ABD एक समबाहु त्रिभुज को डिनोट कर रहा है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसमें तीनों की तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अगर बराबर है तो एक समबाहु त्रिभुज को डिनोट करता है, और आपको ये भी पता होगा कि समबाहु त्रिभुज के अंदर प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख देंगे
ट्रायंगल ABD, सॉरी ABD, या फिर ऐसे लिखते हैं संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में त्रिभुज ABD एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज है तो फिर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। अगर थीटा की वैल्यू 60 है तो वो थीटा की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो t कितना आ जाएगा, t = W cot 60, और आपको पता है cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो t = W/√3, यही आपको प्रूव करना था कि छड़ में प्रणोद कितना होता है ये। तो अब आपको समझ में आया होगा मेन आपका प्रोसेस क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। मेन आपकी चीज ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने बनाई है ये है कल्पित कार्य सिद्धांत से। ये आपको सबसे पहले बॉडी का ड्रॉ करना है कि किस तरीके से आपको कौन से पॉइंट कहाँ गिवन है। ड्रॉ करने के बाद आपको ये ढूंढना है कि उसके अंदर फिक्स पॉइंट क्या है। ठीक है, फिक्स पॉइंट ढूंढने के बाद आपको देखना है कि उसके अंदर बल कौन कौन से लग रहे हैं। ठीक है, फिर जो भी उसके अंदर बल लग रहे होंगे वो बल आपको देख लेने की, जैसे इसमें 2 ही बल लग रहे थे, एक तो प्रणोद और एक W भार बल। उन दोनों के लिए फिर आपको देख लेना है कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो मैं केसेस आपको लिखवा देती हूँ किस केस के अंदर नेगेटिव और किस केस में पॉजिटिव होता है। अगर छड़ है तो पॉजिटिव ही होगी, और किस उस छड़ की लंबाई, जिस छड़ के अंदर वो प्रणोद है उस छड़ की लंबाई लेनी है, तो BD। और BD आपको लिखनी नहीं है, जो भी गिवन होगी आपको निकालनी है, ट्रायंगल वगैरह निकाल करके, यानी थीटा के अंदर आनी चाहिए वो, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर W भार बल, तो W फिक्स पॉइंट से अगर नीचे की ओर है तो पॉजिटिव, अगर फिक्स पॉइंट से ऊपर की ओर है तो नेगेटिव लेना है। तो ये ले लिया, यहाँ तक तो बस ये लाइन अगर आपने बना ली ना तो आगे तो फिर बहुत इजी है क्वेश्चन, बस ये बनाना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से बना लिया आपने, ठीक है, ये बनाने के बाद आपको फिर देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू आपको चाहिए, फिर वो तो इजीली देख लेंगे। जैसे BD चाहिए तो BD आपने पहचाना इसमें से कैसे आ सकती है, तो वो आपने देख लिया कि किस ट्रायंगल में से आ सकती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, अब एक कल्पित कार्य सिद्धांत से रिलेटेड अभी और भी क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल जाएंगे, तो बहुत इजी से क्वेश्चन मैंने उठाया था। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेती हूँ, मैं इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं लिख रही, बस सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करवा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ ये भी एग्जाम्स में। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहे हैं कि 6 समान दर्द AB BC CD D और EF तथा FA प्रत्येक W भार की है और स्वतंत्रता पूर्वक सिरों पर इस प्रकार जुड़ी हुई है कि एक षटभुज बने। यानी हमें क्या करना है, 6 छड़ें लेनी है। ठीक है, 6 छड़ें लेनी है और 6 की 6 छड़ों का भार कितना है, W है, यानी प्रत्येक का भार W है और 6 की 6 जड़ें एक सम षटभुज में जुड़ी हुई है। तो आपको सम षटभुज पता होना चाहिए कैसे बनता है। ऐसे बनता है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, और इन सबको उसने बोला नाम क्या दे दो आप, AB BC CD D E ऐसे बोल रहा है वो। ये होगी एक छड़ AB BC CD DE और EF, ये छड़े हैं। ठीक है, 6 छड़े हैं, वो बोल रहे हैं 6 की 6 छड़ों का भार कितना है, W, यानी प्रत्येक का भार W है। 1 2 3 4 5 6 है, तो टोटल भार कितना हो गया 6W। ठीक है, और आपको पता है कि सारा का सारा भार उसके गुरुत्व केंद्र में केंद्रित होता है, यानी G में केंद्रित होता है। ठीक है, और उसने बोला कि सम षटभुज बने, दंड AB को क्षैतिज स्थिति में स्थिर रखा जाता है। यानी वो बोल रहे हैं कि अब इसमें स्थिर किसको रख रहा है, फिक्स कौन है, छड़ AB, यानी ये वाली छड़ AB हमारी क्या है, फिक्स है। यानी पूरी की पूरी जो बॉडी है छड़ की वो किस पे लटक रही है, एक छड़ AB पे लटक रही है, तो ये हमारी क्या है, फिक्स है। ठीक है, अब ये फिक्स है तो इसका मतलब हमने ज्वाइन करवा दिया इसको इसके गुरुत्व केंद्र से इस तरीके से, और सारा का सारा भार हमें पता है गुरुत्व केंद्र पर केंद्रित होता है, टोटल भार। तो टोटल भार कितना, 6 छड़ों का भार कितना हो जाएगा 6W, तो वो यहाँ लटक रहा है 6W, ये उसने बोला है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि ABDE के मध्य बिंदु को एक डोरी द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी वो बोल रहे हैं AB और DE इन दोनों को बोल रहे हैं एक डोरी के द्वारा जोड़ा जाता है, यानी इसका मतलब क्या है, ये एक डोरी है और ये इसके मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया इसको। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि इनको जोड़ा जाता है, तो सिद्ध कीजिए कि डोरी में तनाव 3W होगा। तो अब ये डोरी है हमारी, ऑब्वियसली मतलब डोरी में तनाव भी होगा, और कहाँ होगा, जहां पर वो बंधी हुई है। ठीक है, और डोरी को नाम उसने दे रखा है PQ।
तो ये तनाव इस तरीके से और ये भी तनाव इधर होगा, ठीक है। और ये जो इसका गुरुत्व, पूरी बॉडी का गुरुत्व का केंद्र क्या है, जी है, तो सारा का सारा भार केंद्र में केंद्रित होता है, तो 6 छड़ों का भार सारा गुरुत्व केंद्र से लटकेगा जी से, और वो कितना है 6W, 6 छड़ों का भार 6W। और यहाँ पे उसने बोला है कि इसके AD और ED के मध्य बिंदु को एक डोरी से बांधा गया, तो डोरी में तनाव भी होगा, वो तनाव कितना होगा, T होगा। तो ये नेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ये देखना है कि कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो 2 ही फोर्स लग रही है इसके अंदर, एक तो तनाव बल और इसका भार बल W। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कल्पित कार्य सिद्धांत से। तो कल्पित कार्य सिद्धांत से हमें क्या करना है, सारे के सारे भारों का जो भारों के द्वारा किए गए कार्यों का योग क्या लेना है, 0 लेना है। तो कल्पित कार्य सिद्धांत से, ठीक है। इस सिद्धांत के अंदर हम क्या ले लेंगे कि 6W एक तो भार का लग रहा है 6W, और किस में लग रहा है, ठीक है, वो डिस्टेंस हमें लेनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए उसने माना हुआ है यहाँ पर उसने डोरी की लंबाई मानी हुई है, क्योंकि PQ डोरी है तो PQ की डोरी उसने मान ली, यहाँ पर माना डोरी की लंबाई इज इक्वल्स टू, डोरी की लंबाई PQ इज इक्वल्स टू 2x, मतलब ये वाली लेंथ इसने कितनी मानी हुई है, 2x मानी हुई है। अगर ये 2x है टोटल लेंथ, तो G से Q कितनी हो जाएगी, स्मॉल x हो जाएगी, और भार बल 6W किस पॉइंट से लटक रहा है, G से लटक रहा है सारा, क्योंकि सारा का सारा भार बल केंद्र पर लटकता है, तो केंद्र हमारा कौन है, G, तो दूरी भी यहीं से लेंगे, तो GQ, तो यहाँ पे लिख देंगे GQ, ठीक है। और उसके बाद प्लस ये क्या है, डोरी है तो स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग के अंदर जो तनाव होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब डोरी में तनाव हमेशा नेगेटिव लेते, तो यहाँ क्या लेंगे हम, नेगेटिव, माइनस का T डेल, और डोरी की लंबाई कितनी है PQ, और बराबर में 0, ठीक है। तो 6W डेल GQ की लेंथ कितनी हो जाएगी, स्मॉल x, माइनस का T डेल PQ कितना है 2x इज इक्वल्स टू 0। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो फिर 6W डेल x माइनस का 2T डेल x इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है डेल x, तो यहाँ लिखेंगे 6W माइनस 2T इज इक्वल्स टू 0। अब डेल x को तो नॉट इक्वल टू 0 रखते हैं, तो हम लिख देंगे डेल x इज नॉट इक्वल टू 0 बट 6W इज इक्वल्स टू 2T, ठीक है। और हमसे उसने पूछा क्या है कि डोरी में तनाव 3W होता है, तो हमें तनाव ही निकालना है, तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3W। यही हमें प्रूव करना था कि डोरी में तनाव कितना होता है, 3W होता है। तो ये क्वेश्चन अब इस तरीके के आपको काफी सारे क्वेश्चन बुक्स में मिल जाएंगे, आप ट्राई कीजिएगा। पहले डायग्राम बनाना है, फिर फोर्सेस देखनी है, फोर्सेस के बाद उसकी लेंथ देखनी है कि कहाँ से वो फोर्स लटक रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और क्वेश्चन इसके बच्चे होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।